धीरे धीरे हमारी यात्रा 138 सप्ताह पहुंच चुकी है। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ ये 138वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुदूर दक्षिण से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आनंद पाटिल सर। परीक्षा से संबंधित विषय पर बात करेंगे। आमतौर पर भारतीय समाज में यह धारणा है कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। अगर वह शिक्षित व्यक्ति नहीं है तो सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल है। कमोबेश ये बात सही भी है। ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने का एक स्वाभाविक दबाव समाज से उनके पास बचपन से ही उनके साथ चलता रहता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं और आपस में जो कंपटीशन होता है, इसकी वजह से परीक्षा में परफॉर्म करने में और दबाव बढ़ता जाता है। और यह दबाव कई बार इतना घातक होता है कि बच्चे आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। क्या वजह है कि इस समाज में आज भी शिक्षा के अलावा हम बच्चों को और सब चीजों से नहीं जोड़ पा रहे हैं? और अगर कुछ पेरेंट्स जोड़ने का प्रयास भी करते हैं तो जितने भी संसाधन हैं वो इतने सीमित हैं कि हम उन बच्चों को भविष्य नहीं दे पाते हैं। परीक्षा के समय तनाव को कैसे मैनेज करें, किस प्रकार का तनाव होता है हमारे जीवन में जब परीक्षा देते हैं? तो हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की परीक्षा अवश्य दी है और हम सब लोग इस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि परीक्षा के समय कितना तनाव रहता है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर आनंद पाटिल सुदूर दक्षिण से जुड़े हुए हैं। सर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से समाज के विभिन्न विषयों पर अपनी बात उठाते रहे हैं। स्वदेश जागरण, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर जैसे पत्र पत्रिकाओं में लगातार आपके लेख छपते रहे हैं। आप तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो हिंदी की सेवा कर रहे हैं अनवरत रूप से। और ये कहा जाए कि दक्षिण में जाकर हिंदी का डंका बजाने का भी एक जिम्मेदारी आपने उठा रखी है। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर आनंद पाटिल से कि आज के विषय पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू डॉक्टर आनंद पाटिल। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पूरी सभा को सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अजय भाई ने कहा था कि इसमें बच्चे भी संभवतः जुड़ेंगे। यदि बच्चे जुड़ रहे हैं, युवा जुड़े हुए हैं, तो उनको ढेर सारा प्यार और शुभाशीष। पहले कल्याण मंत्र करूंगा और उसके बाद फिर बात अपनी रखूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर प्रणाम। स्ट्रेस की बात कर रहे हैं और मैं भी स्ट्रेस में था कि आप लोगों के सामने बोलना है, तो मैंने मंत्र से काम चला लिया। तो जब भी स्ट्रेस हो तो मंत्र पढ़ लेने चाहिए, उससे बहुत सुविधा हो जाती है कि स्ट्रेस अपने आप मैनेज होने लगता है। पहली बात तो ये। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से आयोजित इस 138वें राष्ट्रीय वेबिनार में मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए बड़े भाई सबसे पहले तो आदरणीय अजय जी खेमरिया, आदरणीय कृपाशंकर जी चौबे और राघवेंद्र जी शर्मा, आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। और पूरी टीम जो आपके साथ जुड़ी हुई है, आपको भी हार्दिक धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे आयोजन निरंतर होते रहें और इस तरह जो आप राष्ट्रीय जागरण जो कर रहे हैं, जन जागरण का एक जो प्रयास चल रहा है, वह होता रहे। इस विषय पर बोलने का आदेश बड़े भाई अजय जी ने और कृपाशंकर जी ने दिया है, वो हाउ टू हैंडल एग्जाम स्ट्रेस या एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस, परीक्षा के तनाव से कैसे बचें और उसका निवारण कैसे करें। यह हम सबके जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है या हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि हम इस पक्ष पर चिंतन नहीं करते या उपाय नहीं खोजते। किसी न किसी रूप में चिंतन कर ही रहे होते हैं और उपाय भी खोज रहे होते हैं। बच्चों के साथ साथ हम माता पिता भी सतत परीक्षाओं से गुजरते हैं, हमको गुजरना पड़ता है। इसलिए परीक्षाओं को लेकर जो तनाव, जिसको हम स्ट्रेस कह रहे हैं, वह होता ही है।
अब बात व्याख्यान की है, परंतु मैं कोई व्याख्यान नहीं दूंगा, बल्कि अपने जो कुछ अनुभव है वो साझा करूंगा कि इस जीवन में हम लोग शिक्षा से लेकर हमने भी पढ़ाई की और हम भी पहुंच गए जहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसको सफलता पाने के लिए हम यदि ये मान कर चलें कि जी ऊपर उठने के लिए केवल अंकों की ही आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है। इस बात को सबसे पहले हमें अपनी दीवारों पर, जहां पर हमारी दृष्टि जाती है, वहां पर लिख देना चाहिए कि सफलता पाने के लिए, और यदि जीवन में असफलता मिल ही गई, तो उससे ऊपर उठने के लिए केवल अंकों की आवश्यकता नहीं होती। इससे परे बहुत कुछ होता है जिसकी ओर मुझे लगता है कि सभी सबसे पहले तो पेरेंट्स को, अभिभावकों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अंकों को लेकर सबसे ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। करियर करियर अंकों की दौड़, मेरिट में आने के लिए, और वो जो बाहर बड़े बड़े जो होर्डिंग लगे हुए हैं ना, वो होर्डिंग, और उनमें अपना नाम दर्ज कराने के लिए बच्चे और माता पिता अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं, पूरी तरह से। समस्या कहीं से उत्पन्न होती है, या आप कहिए कि यही समस्या है कि हम उस दौड़ में लग जाते हैं। समस्या एक और है कि हम सभी एक ही धारा में जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक ही धारा में भेजना चाहते हैं। सबको या तो डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। ये भी एक बहुत बड़ा रेस वाला मामला हो गया है। और फिर एक प्रश्न सबके मन में रहता है कि जी ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर क्या जीवन समाप्त हो जाएगा कि यदि डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेंगे तो? मुझे लगता है कि किसी एक चीज के छूट जाने से कोई जीवन समाप्त नहीं हो जाता। सबसे पहले बच्चों को ये बताने की आवश्यकता है। मैं जब अपनी बात कहूंगा तो कुछ कुछ स्पष्ट हो पाएगा आपको भी कि स्ट्रेस कम होगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जी इनके साथ यदि ऐसा है तो हम भी कुछ ना कुछ बेहतर कर जाएंगे, ये बात निश्चय ही सामने उभर कर आएगी। क्योंकि केवल डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ही जीवन नहीं बनाती, वही सफलता नहीं है। और मैं एक बात अंत तक जो आपके सामने रखूंगा वो ये है कि हमें सफलता के पीछे दौड़ने से अच्छा है कि हम सार्थकता की ओर जाएं। बच्चों को हम सार्थक क्या जीवन है वो हम बताएं। सफल, क्योंकि फल की कामना तो भौतिकवादी दृष्टि से फिर उस तरह से हम लोग जाएंगे तो फिर वो प्राप्त नहीं होगा, तो फिर निराशा आएगी। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जो सफल सफल जो हम करते हैं उसमें हमको थोड़ा सा सफल से हटकर सुफल की ओर और सार्थक की ओर जाने की आवश्यकता है। अब बात यह है कि सफलता हो अथवा असफलता, दोनों ही स्थितियों में, कि मान लीजिए कि हम लोग सफल के पीछे भाग रहे हैं और सफल हो भी गए, तो दोनों भी स्थितियों में मुझे लगता है कि स्वयं की खोज सतत जारी रखनी पड़ती है। स्वयं की खोज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सफलता के पीछे दौड़ने की बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि आप सार्थकता की कामना करिए। मैं सार्थकता का हिमायती हूं, क्योंकि आप सार्थक सोचेंगे, सार्थक जीवन चाहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ आप सार्थक कर जाएंगे। हमें स्वयं पता नहीं होता कि हम क्या हैं। कहां पता होता है बताइए? आपको भी पता है कि हनुमान जी अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य का उन्हें भी स्मरण नहीं था, तो उन्हें स्मरण दिलाना पड़ा, स्मरण कराना पड़ा। जामवंत जी ने स्मरण कराया, है ना? कहीं रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधान निधान। जामवंत ने बजरंग बली से कहा, ये हनुमान तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खोज हो। जामवंत ने जैसे ही यह बात कही, आगे भी वो कहते हैं कि कावन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। कहा कि संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अब ये बात सुनते ही हनुमान जो है पर्वत के आकार में हो गए। कहने का तात्पर्य केवल इतना है विद्यार्थियों के लिए कि हमें अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। बच्चों को ना हो पहचान अपनी शक्ति सामर्थ्य की, तो माता पिता को जामवंत का काम निभाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जामवंत की भांति उनकी
शक्ति, सामर्थ्य हमको जगानी पड़ेगी। हमें बच्चों का साथ देना पड़ेगा, चाहे हम यहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं, अभिभावक हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि हमें किसी न किसी रूप में एक मार्गदर्शन सतत करने की आवश्यकता है कि उनकी शक्ति क्या है, उनकी सामर्थ्य क्या है। और जब तक हम उनकी शक्ति और सामर्थ्य की बात नहीं करेंगे, उन्हें विश्वास नहीं दिलाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है, ये जो मामला हम लोग जिसका आज मैं तो कहता हूँ कि स्ट्रेस को हमने तो ग्लैमराइज कर दिया है कि जो बहुत स्ट्रेस होता है। हमारे टाइम पे तो वैसा मुझे नहीं लगता कि अजय भाई तो मुझसे सीनियर है, कृपाशंकर जी भी सीनियर है, आप मुझे बताएंगे क्या वास्तव में ऐसा कभी स्ट्रेस हमने झेला है? ये जो जामवंत की जो मैं बात कह रहा हूँ, या हनुमंत की जो मैं बात कह रहा हूँ, ये जब हम करते हैं तो विशेष रूप से माता पिता का जो विश्वास होता है वो बच्चों में अदम्य साहस भरता है, ऊर्जा देता है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहले तो ये है कि उनकी शक्ति उनको बताइए कि वे क्या कर सकते हैं, और एक धारा में न जाकर हमें इतना बड़ा विश्व है, इतने सारे अनुशासन है शिक्षा के, कहीं कहाँ नहीं जा सकते बताइए। ऐसे ऐसे विषय हमारे पास उपलब्ध है, तो संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। हनुमंत की संभावनाओं का अंत नहीं था, बच्चे भी वही बाल रूपी हनुमान है, उनमें उनमें संभावनाओं की कहाँ कमी है, क्या अंत है बताइए। मतलब यदि मैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूं तो उसको कोई उसका राजनीतिकरण ना हो, और यदि आप उनका उदाहरण लीजिए तो सोचिए कि जी वीजा तक रोक दिया गया था, दिल्ली उनके लिए बहुत दूर थी, और आज देखिए पूरा विश्व पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है। उन्होंने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी, इसलिए परीक्षा पर चर्चा आप देखिए कि करने के लिए हमारे बीच वो उपस्थित हो जाते हैं। उनसे पूर्व ऐसा किसी ने नहीं सोचा हो, किसी ने न सोचा हो इस तरह से। मुझे नहीं लगता कि किसी ने सोचा है कि क्या इससे पहले ऐसे कोई प्रयास हुआ है, परंतु ये सारी बातें गौण है। उसमें एक बात जो महत्वपूर्ण है वो है स्पिरिट की, कि वो किस स्पिरिट से हमारे सामने आ रहे हैं, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो स्पिरिट हमें बहुत कुछ सीखा जाता है, बच्चों को बहुत कुछ सीखा जाता है कि बच्चे जब उस दर्शक दीर्घा में होते हैं तो चीयर अप करते हैं। तो आप देखिए कि किसी भी बात को बहुत, मुझे लगता है कि बहुत सहजता से पाया जा सकता है यदि सहज होकर अनवरत उसका अनुधावन करें, उसका पीछा करते रहें। तो बच्चों में पहली बात तो शक्ति और सामर्थ्य, उसका हमें उन्हें एहसास कराना होगा। दूसरा, अनवरत जो लक्ष्य वो बना रहे हैं या गढ़ रहे हैं, उसका अनवरत अनुधावन करना होगा। हमारे लिए कहा गया है कि मनुष्य जो है उपलब्धि और संभावनाओं का विकास होता है। जो उपलब्ध है उसमें और बेहतर के लिए संभावनाओं की खोज करने की आवश्यकता होती है। यह खोज करते करते जो अनुशासन की जो आवश्यकता होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिना अनुशासन के क्या कुछ संभव है बताइए? मुझे नहीं लगता कि कुछ बिना अनुशासन के संभव। एक तो अनुशासन चाहिए होता है, और दूसरा होता है अंग्रेजी में जिसके लिए शब्द आता है परसिवरेंस, जिसको हम हिंदी में करना चाहें तो बहुत, अजय भाई कहेंगे कि आनंद जी बहुत कठिन हिंदी लिखते हैं या बोलते हैं, अध्यवसाय उसको कहा जाता है। और उसको बहुत आप सहज करेंगे तो आप उसको कह लीजिए कि जी वो क्या कहें, सरल, इसमें दृढ़ता, परसिवरेंस के लिए वो दृढ़ता चाहिए, सातत्य चाहिए, काम में सतत लगे रहिए। बिना सातत्य के कुछ भी नहीं हो पाता, इसलिए दृढ़ता आवश्यक है। बिना अनुशासन, सातत्य और दृढ़ता के मुझे नहीं लगता कि कुछ भी संभव हो सकता है। मेरा ही एक साधारण उदाहरण लीजिए, बीच में कुछ दिन क्या कुछ माह तक कहीं मैंने कुछ लिखा नहीं, लिखना बंद कर दिया था। ना लिखने के कई कारण थे, उन कारणों की चर्चा यहाँ पर अनावश्यक और अप्रासंगिक है, परंतु बंद किया तो लिखने का क्रम टूट गया, और क्रम टूटा तो चिंतन और उसका तारतम्य सब बाधित हो गया, सातत्य ही नहीं रहा। आप देखिए कि चिंतन जब बाधित होता है तो लिखने के विषय भी नहीं उपजते दिमाग में। एक दिन लिखने बैठा तो कंप्यूटर मुझे ताकता रहा और मैं कंप्यूटर को। जिस स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो मेरे लिए स्ट्रेस हो गया कि जी मतलब इससे कैसे निकले। इसलिए स्ट्रेस
ना लेकर जब हम परसिवरेंस से लग जाते हैं कि जी नहीं लग जाना है काम में, तो लगा कि कोई साइकोलॉजिकल मामला हो गया है, कि कोई विचार ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, विषय सूझ रहे हैं लेकिन आगे बात नहीं बढ़ रही। फिर स्वयं ही जब निश्चय किया कि नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा, लिखने लग गया। आज भी एक लेख अजय भाई ने छापा है, स्वदेश में छपा है। अब क्या लिख रहा हूं, कैसा लिख रहा हूं, यह सब महत्व नहीं रखता, परंतु मुझे लगता है कि जो विशेष बात है, लिखना चाहता था, लिख रहा हूं, अपनी इच्छा का लिख रहा हूं, वह तो हो जो इच्छा है। तो बच्चों में कम से कम हमें ये बात जरूर बतानी चाहिए कि परीक्षा हम अवश्य दे रहे हैं, पहली बार तो दे नहीं रहे हैं, पैदा होते हैं तभी से हमारी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, पहली से लेकर 10वीं तक। तो 10वीं में ऐसा क्या हो जाता है, 12वीं में ऐसा क्या हो जाता है, परीक्षा तो वही है। तो हमने उस स्ट्रेस को बहुत ग्लैमराइज किया है। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि जी अपने आप को एनकरेज करिए, अगर वे एनकरेज्ड नहीं है तो माता पिता, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता, जो भी ऐसे जो मंच हैं, उन मंचों के माध्यम से उनको एनकरेज करें, प्रमोट करें। स्वयं को प्रमोट करना पड़ता है, ओरिएंट करना होता है, कि जब तक ओरिएंट नहीं है, तब तक ओरिएंटेशन नहीं है, तब तक बात नहीं बनती। कभी कभी रीओरिएंटेशन करना पड़ता है जी कि ये नहीं है तो दूसरी बात, क्योंकि एक से जीवन समाप्त नहीं होता। बच्चों को ये बार बार हमें बोलना पड़ेगा कि कोई एक चीज नहीं होगी तो नहीं होगी, तो क्या फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि उससे जीवन समाप्त नहीं हो जाता। और सारी पीड़ा बच्चे जो लेकर चलते हैं, जो स्ट्रेस आजकल जो बनकर उभर कर आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हम तय कर देते हैं कि जी बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, फलां बनाना है, ये बनाना है। अर्थात जिसको मैं कहता हूं कि आरोपित जो दृष्टि है, बालक तो स्वयं सोच ही नहीं पाते कि क्या करना है। और इसलिए हम लोग धीरे धीरे उस कौशल की ओर जा रहे हैं कि कैसे कौशल आधारित शिक्षा हम लोग बच्चों को दे। तो ये ओरिएंटेशन बहुत आवश्यक है। अब ये ओरिएंटेशन रहेगा तो कैसा स्ट्रेस और कैसा तनाव, दो तीन बातें बच्चों में मुझे लगता है कि बहुत सलीके से हमें उनमें संस्कारित करना होगा कि एक तो है अनुशासन, दूसरा है सातत्य, कि आप यदि लगातार लगे रहने में विश्वास नहीं करेंगे तो जी नहीं होगा। और जिसको मैंने अंग्रेजी के शब्द को लेकर मैंने कहा कि परसिवरेंस, दृढ़ता, यदि दृढ़ता नहीं है तो फिर सफलता तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा। अनुशासन चाहिए, सातत्य चाहिए और दृढ़ता चाहिए। आप देखिए कि एक समय था कि मेरे लेख नहीं छपते थे, लिखने की हिम्मत छोड़ देता तो आज जो कर रहा हूं वो नहीं कर पाता। अजय दा जैसे मेरे हितचिंतक हैं, उन्होंने बहुत आधार दिए, अवसर दिए। तो आपको इस स्ट्रेस वाली स्थिति में अपने मित्र भी संभल कर चुनने होते हैं। सत्संगति सुमति पाई, है ना, सत्संगति देखिए, क्योंकि हमारी तो पूरी परंपरा सत्संगति पर है। तनाव बढ़ाने वालों से दूर रहना चाहिए। कुछ लोगों का काम होता है औरों का स्ट्रेस बढ़ाना, कि जी मेरे बेटे ने तो 2-3 बार रिवीजन कर लिया जी, है ना। अब आप तो कहेंगे कि जी अब तो कोई चिंता है नहीं, वो तो कर ली जाएगा। इधर आपका आत्मविश्वास डोल जाता है कि जी उनके बेटे ने किया है, पता नहीं मेरे बेटे ने क्या किया है। तो परीक्षाओं के समय किन तत्वों से बचना चाहिए, यह मुझे लगता है कि अभिभावकों को तय करना होगा, माता पिता को तय करना होगा, जिनको ऐसे तत्वों को मैं प्रायः शरारती तत्व कहता हूं कि जी ऐसे शरारती तत्व आकर शरारत कर जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ा जाते हैं। तो जो ऐसे मतलब शरारत करने वाले जो लोग हैं, इनसे बचिए, इनको दूर रखिए, है ना, कि इस राह आ रहे हैं उस राह निकल लीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, आप सभी बाजार जाते हैं, आप देखिए कि बाजार में आपने टमाटर देखे होंगे, सुबह से लेकर शाम तक, बहुत मतलब व्यावहारिक बात मैं कह रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक सारे टमाटर बिक जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, कुछ एक होंगे जो बिलबिला जाते हैं। हम ये सोचें कि भैया हमारे बच्चों को हम ये बताएं कि भाई हम तो बिलबिलाने वाले टमाटर नहीं हो सकते ना, क्योंकि हम में तो जी वो सामर्थ्य है, शक्ति है हनुमंत वाली, है ना, परसिवरेंस है, दृढ़ता है, सातत्य है, अनुशासन है, संस्कार है। अच्छा, फिर एक बात और उसके साथ साथ हमको जोड़ लेनी चाहिए कि जी मतलब ठीक है जी, टमाटर बिलबिला जाते हैं तो कैसे बिलबिला जाते हैं,
अतिरिक्त बोझ से, खराब ड्राइवर से, खराब गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन से। अब ये खराब में ये सारी जो गाड़ी है, ड्राइवर है, या सड़क आप कह लीजिए कि सड़कें तो अभी बहुत अच्छी हो रही हैं, मान लीजिए कि सड़क भी है, तो ये सब खराब वाले तत्व हमें खोजने चाहिए कि बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हमें मतलब एक नजर बच्चों पर भी रखनी चाहिए, ये नहीं कि उनको कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, उनको हम लोग मार्गदर्शन देते रहें। और फिर हमको बताना पड़ेगा कि जी ये जो खराबी है इसका पता लगाइए, और फिर वहां से मामले मुझे लगता है कि बहुत सारे ठीक हो जाएंगे। हमेशा प्लान ए बी सी की बात हम लोग, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्लान ए बी सी होना चाहिए, कि प्लान ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए फेल हो गया तो बी फेल हो गया तो सी, कि जी इस रास्ते से ये मिलेगा और यदि ये रास्ता छूट गया तो उस रास्ते से वो मिलेगा। अपना ओरिएंटेशन बहुत स्पष्ट होना चाहिए। बच्चों में ये ओरिएंटेशन देने की आवश्यकता है। जैसे जैसे परीक्षाएं करीब आने लग जाती हैं, बच्चों को ये भी समझाना है कि बेटा जी, बेटी जी, यदि ये नहीं हो रहा है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर जाओगे। एक और बात, हमारे साथ केवल हिम्मत की समस्या होती है कि जी हम हिम्मत नहीं करना चाहते। हम एक सोशल वो है ना इज्जत लेके चलते हैं कि जी मेरा बेटा ये नहीं बना तो क्या हो। हम या तो हिम्मत करते नहीं या फिर हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं। जबकि सब जानते हैं आत्मविश्वास और हिम्मत दोनों का कॉम्बिनेशन यदि हो जाए तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, किए जा सकते। समस्या परसिवरेंस की, दृढ़ता की कमी के कारण भी होती है। मैं अपनी बात बताता हूं, मुझे नहीं पता अजय दा और कृपाशंकर जी ने मुझे बोलने के लिए क्यों चुना। तो हो सकता है कि असफल लोग सफलता पर या सामर्थ्य पर, शक्ति पर बोलने में कुछ सामर्थ्य हासिल कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं, संभवतः इसीलिए चुना होगा, कदाचित वही पक्ष है। तो आप देखिए कि मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से हूं। एक तरफ तेलंगाना का बॉर्डर है और बिल्कुल कुछ ही दूरी पर कर्नाटक का बॉर्डर है। आप कह सकते हैं कि एक पूरी तरह उपेक्षित गांव है। नेताओं को चुनाव के समय ही गांव की फिक्र होती है या याद आती है। आज भी लगभग वही स्थिति है। सड़क पूरी तरह से आज भी नहीं है। बीच में 3-3 नदी नुमा नाले हैं। वर्षा थोड़ी बहुत अधिक हो जाती है तो आप बैठे रहिए किनारे, पानी उतरेगा तो जाएंगे जी आगे। तो ऐसी स्थिति थी, लेकिन उस स्थिति से कई बच्चे पढ़कर निकले बाहर और आज बहुत सारी अच्छी जगह है। आपके सामने मैं बैठा हुआ सुदूर इस दक्षिण में हिंदी का झंडा लेकर चल रहा हूं मैं। इसलिए हम लोग ये नहीं सोचें कि जी हम लोग मतलब केवल शहर के बच्चों में ज्यादा स्ट्रेस मैंने देखा है प्राय, क्योंकि बहुत ज्यादा बैनरबाजी और होर्डिंगबाजी वहां पर होती है कि जी इसका इतना नंबर है, तो बच्चे तो नंबरों से जाने जाते हैं। गांव में ये स्थिति नहीं है जी। मैं तो गांव से आया हूं। अब मेरे पिताजी मुझको डॉक्टर बनाना चाहते थे, डॉक्टर बीएमएस में लगा भी तो फीस देने के पैसे नहीं थे। फिर आए हम लोग आर्ट्स, हमने आर्ट्स किया, 2 साल तो मैंने खेती बाड़ी की। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब सामाजिक प्रतिष्ठा बना लेते हैं अंकों को, या जो हमारा बेटा जी डॉक्टरी करेगा या इंजीनियरिंग करेगा, तो मुझे लगता है कि उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है बच्चों में कि जी माता पिताजी ने ये तय किया है, आप क्या करें, ये तो नहीं कर सका मैं। तो मुझे लगता है कि अभिभावक होने के नाते, माता पिता होने के नाते जो सामाजिक प्रतिष्ठा या इज्जत की जो बात आती है, जो इशू हम लोग बना लेते हैं, मुझे लगता है कि उससे बचने की आवश्यकता है। परीक्षा के दौरान क्या करना चाहिए में बुनियादी बातें अधिकतर, मैं तो कहता हूं कि 50-60-70% तो माता पिता और अभिभावकों को करना होता है। पहले से अनुशासन पूर्वक तैयारी करें बच्चे भी। हम सभी ने सुना है वेल बिगन इज हाफ डन। अब परीक्षाओं का समय है, पहले से जिन्होंने अनुशासनबद्ध होकर पढ़ाई की है वे रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाए। मतलब कौन कौन सा यूनिट है, कितने महत्व का है, मुझे लगता है कि वो देख लेना चाहिए सबसे पहले। जिन्होंने यदि पढ़ाई नहीं की है तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए, समय को बहुत ही स्ट्रेटेजी के अनुसार बांटने की आवश्यकता है और फिर लग जाइए पढ़ाई में। ऐसा करते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत योगाभ्यास प्राणायाम भी करते रहना चाहिए। और हम कोरोना काल में करते थे ना कि नथुनों में श्वास भरकर रोक कर रखिए और जब तक आंखों के आगे अंधेरा न छा जाए तब तक उसको
नाक में भरते रहिए, दोनों नथुने में, है ना, और फिर छोड़ दीजिए, देखिए भेजा कैसे खुल जाता है, उसको दोहराइए। एक और हम लोग किया करते थे ना कोविड काल में कि जी फेफड़ों में श्वास भर के रखिए, कितनी देर आप करते हैं उसके हिसाब से सारी चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे छोटी छोटी चीजें जिससे बच्चों में एक सकारात्मकता उत्पन्न होगी, स्टेबिलिटी आएगी और उससे ऊर्जा भी उत्पन्न होगी कि कहीं पर भी अपने बच्चे डिगने नहीं पाए, कहीं पर भी इस तरह का वो स्ट्रेस्ड ना हो। तो मुझे लगता है कि ये जो वास्तव में आइडिया ऑफ स्ट्रेस जो क्रिएट किया गया है ये होना नहीं चाहिए, यदि हम ये बेसिक बातों पर ध्यान देते हैं तो। और जैसा मैंने कहा कि परीक्षा पहली बार थोड़ी हो रही, तो स्ट्रेस को इतना ग्लोरीफाई भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसको डिसकंटिन्यू कैसे किया जा सकता है और उसको डिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जा सकता है, मुझे लगता है कि इन दो बातों पर यदि हम लोग ध्यान दें, डिकंस्ट्रक्ट करिए कि कारण खोजिए कि किस कारण से हो रहा है, जड़ क्या है। और जब हम लोग उसको पता कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अपनी साइकोलॉजी को हम लोग मजबूत कर रहे होते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को मजबूत कर रहे होते हैं, उनका मनोविज्ञान बहुत मजबूत हो जाता है। और मैंने कहा कि जो शरारती तत्व है उनसे बचिए, लेस और नो सोशलाइजिंग परीक्षा के समय। या तो जी सोशलाइजिंग की आवश्यकता नहीं है या फिर कम कीजिए, चुनिंदा कीजिए। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा विकल्प है, इससे भी स्ट्रेस नहीं बढ़ता, क्योंकि चार लोग मिलते हैं, चार तरह की बात होती है और चार तरह के स्ट्रेस बढ़ जाते हैं अचानक। बेस्ट कंपेनियन खोजने के लिए कहिए बच्चों को। जब तक उन्हें नहीं बताएंगे कि बेस्ट कंपेनियन कौन होगा, तब तक उनको भी बहुत बार समझ में नहीं आता है ना कि बहुत याराना है। तो बहुत याराना वाले मुझे लगता है कि मित्र खोजने चाहिए, वैसे मित्रों का सानिध्य उन्हें मिलना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर मैंने संकेत भी किया कि जो बैनर्स लगे हुए हैं, जो होर्डिंग्स हैं, सराउंडिंग स्ट्रेस देता है। हमारे जो इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो वातावरण है, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है। कि कोचिंग के होर्डिंग, कुछ बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं, उसके नीचे नंबर है, उसका बच्चों पर बड़ा दबाव होता है। और चलते चलते अनजाने में माता पिता कह देते हैं कि देख उसका फोटो लगा है, तेरा लगना चाहिए। बच्चे में यह जो भावना आ जाती है वो प्रतिस्पर्धा की, बहुत अच्छा है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन जीवन पोस्टर थोड़ी है कि हम लोग जीवन को यदि पोस्टर बना देंगे तो कैसे चलेगा। उस पोस्टर में भी जीवन नहीं है और जीवन भी पोस्टर नहीं है। मुझे लगता है कि ये दो बातें बच्चों को, सबसे पहले तो माता पिता अभिभावक होने के नाते हमको समझना चाहिए कि जी पोस्टर जीवन नहीं है और पोस्टर में भी जीवन नहीं है। उसको वो ग्लैमर वर्ल्ड का अपना एक वो हिस्सा है, विज्ञापन जगत का अपना एक हिस्सा है। मुझे लगता है कि एक और महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा के समय तनाव बढ़ाती है, लास्ट मोमेंट पर ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, कि कितना ज्यादा पढ़ सकते हैं। जो भी पढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि उतना समझकर पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा। मेरे एक बड़े भाई हैं, जैसे कृपाशंकर जी बैठे हुए बड़े भाई हैं, अजय जी बैठे हुए बड़े भाई हैं। तो आप देखिए कि एक बड़े भाई हैं मेरे, डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी। डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी कहते हैं कि कोई एक पुस्तक अपने खून में आ जाए, कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। बच्चों को बताइए कि जितना पढ़ रहे हैं वो उसको ध्यान से पढ़ें, उसको समझ कर पढ़ें। रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो ता, कोई औचित्य नहीं है उसका। मराठी में हम कहते हैं नळी फुंकली सुनारे, इकड़ून तिकड़े जाई वारे। हम लोग, सुनार जो है नली से हवा फूकता है, हवा इधर से उधर निकल जाती है, उसका कोई औचित्य नहीं। स्ट्रेस का कारण वो भी है क्योंकि अंतिम क्षण पे कुछ याद ही नहीं आ रहा है जी। तो आप बेस्ट कंपेनियन खोजिए अपने बच्चों के लिए। मेरे बेस्ट कंपेनियन अजय जी हैं, कृपाशंकर जी हैं, घनश्याम जी हैं। मैं ऐसी लंबी फहरिस्त दादाओं के सानिध्य में मैं ठीक हुआ हूं, हो रहा हूं। तो बच्चों के हितचिंतक खोजिए, उन्हीं से संवाद रखिए, कम से कम परीक्षा के दौरान। यदि हम इसको संस्कार ही बना ले कि जी बहुत सेलेक्टिव लोगों के साथ ही हम लोग आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा, सकारात्मक दृष्टि उसमें भी है। एक और बात है जिसकी ओर मुझे लगता है कि हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमेशा प्रोएक्टिव रहना बहुत आवश्यक है। जिसको
प्रोएक्टिव को यदि मैं हिंदी में कहूं तो चेष्टा, सचेष्ट रहना चाहिए सतत। यदि हम सचेष्ट हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, तो कोई समस्या नहीं आएगी। कहिए कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं जी, डॉक्टरी करूंगा तो बड़ा डॉक्टर बनूंगा और देश सेवा काम करूंगा। अपने लिए तो हर कोई दौड़ रहा है, तो बच्चों में ये भी तो संस्कार आना चाहिए कि अपने लिए नहीं दौड़ना है, सबके लिए दौड़ना है ना। तो कुछ अच्छा करें। थोड़ी सी देशभक्ति की भावना से मामला प्रभावकारी हो जाता है, स्ट्रेस भी कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग अंततः उस भौतिक सोच को ही मुझे लगता है कि हम बच्चों के मन मस्तिष्क में रोप रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। आप सोचिए कि यदि बड़ा काम कर गए, जो लोग बड़ा काम कर गए वो सारे सफल लोग ही नहीं थे, बहुत सारे असफल लोग हैं उनमें से, वो मेरिट में नहीं थे, है ना। लेकिन उनमें एक जो बात थी वो थी सातत्य, अनुशासन, दृढ़ता, परसिवरेंस, डिसिप्लिन, अनुशासन और हिम्मत थी कि हार मान कर नहीं बैठे। यह काम हो जाए तो वह करूं, लोग, है ना, ये हो जाए तो वो करूंगा, वो हो जाए तो वो करूंगा। तो मुझे लगता है कि किसी एक काम के लिए पूरी दुनिया को रोकने की आवश्यकता नहीं, इससे भी स्ट्रेस क्रिएट होता है। बहुत सारी चीजें हम लोग रोक के रखते हैं कि अभी परीक्षा है, अभी नहीं करेंगे, परीक्षा की बात करेंगे। स्ट्रेस को हम हवा बना देते हैं, है ना। परीक्षा को उत्सव की भांति सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है, लेने की आवश्यकता है, उसको उस तरह से सीखने की आवश्यकता है और बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि बचपन से परीक्षा देते आए हो, कौन सी बड़ी बात है। तिमाही दी, छमाही दी, वार्षिक दी, तो चल रहा है, क्लिप टेस्ट दी, ये टेस्ट, न जाने कितने टेस्ट आजकल तो होते ही हैं। तो तैयारी तो सतत हो रही है। अब उसमें अध्ययन में जो सातत्य होना चाहिए, मुझे लगता है कि उस सातत्य पर हम लोग थोड़ा अभिभावक के नाते ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। स्पर्धा होती है, होनी भी चाहिए, उसको सकारात्मक रूप में हम लोग कैसे मोड़ सकते हैं वो देखने की आवश्यकता है। मेरे एक मित्र हैं मुकेश व्यास करके, साथ पढ़ते थे बचपन से। उनका कहना था कि अपना किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी को हो तो हो, हमें क्या, हम तो अपना पढ़ रहे हैं जी। अब उनको देखकर बाकी सारे लोग पढ़ने लग जाते थे क्योंकि मुकेश पढ़ रहे हैं, है ना। तो मुकेश एक तरह से रोल मॉडल बने। तो हमें ये भी बोलना चाहिए बच्चों को कि जी प्रतिस्पर्धा करने में जो है आप अपनी राह चलिए ना, लीक छानी के चले सायर सिंह सपूत, तो उसी लीक पर क्यों चले, हम अपनी लीक सेट करें, अपनी लीक तय करें। आज मुकेश व्यास, मतलब जब मुकेश पढ़ रहे थे तो उनका ये था कि मैं इस देश का सबसे अच्छा लॉयर बनूंगा। गए मुंबई पढ़ने के लिए, छोड़ छाड़ के आ गए। आज सबसे अच्छे होटलियर है, होटल चलाते हैं, फैंसी कपड़ों की दुकान है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है। बोलते हैं तू अपनी तरह से सफल हुआ, मैं अपनी तरह से सफल हुआ। तो कभी कभी उनको देखकर हमको लगता है कि माता पिता के साथ तो है, हम तो यहाँ पर पीड़ित पड़े हुए हैं, अब इसको सफलता कहिए तो क्या होगा। तो हम क्या बनना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं, व्हाट आर वी क्रिएटिंग। मुझे लगता है कि हमें बहुत सोच समझ कर ये काम करने की आवश्यकता है। हमारे समय में माँ भोर भोर में उठकर चूल्हा जलाकर दूध बना के दिया करती थी कि जी पढ़ो। स्ट्रेस तो नहीं था, आतंक था पढ़ने का कि जी पढ़ना है। कोई स्ट्रेस नहीं था, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं था। हम पढ़ते पढ़ते तो सो जाते थे, होना क्या है। तो उससे कुछ होता नहीं है। जब तक बच्चे समझते नहीं है कि उन्हें क्या करना है तो बात बनती नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों में ये भावना जागृत करिए कि बनना क्या है, उसी से पूछिए, जाना कहाँ है उसी से पूछिए। वैसी सारी चीजें, वैसा माहौल, वैसा वातावरण, वैसी सारी कौशल विकसित करने वाली चीजें उनको दीजिए। वो उस सानिध्य में वो बढ़ जाते हैं, उस वातावरण में वो कर जाते हैं। उनको ये भी बताने की आवश्यकता है कि भाई सार्थक जीवन के मायने क्या है, क्या केवल पैसा कमाना सार्थकता है। क्योंकि आज हमारी पूरी शिक्षा जो है वो रोजगार आधारित है कि जी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
बहुत सारे बच्चे सफल होकर, मतलब कोट अनकोट सफल ले लीजिए, बहुत पैसा कमा रहे हैं, पलट कर आप देखिएगा जीवन बहुत अस्त व्यस्त है। इसलिए भगवान से आंखें बंद करके कुछ भी मांगना मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित है, कि पता नहीं कि क्या मिलने वाला है, भगवान क्या दे दे, क्योंकि जो दे दे वो हम झेल भी पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कल किसने देखा है? तो इसलिए जो काम हमें करना है उसको पवित्र भाव से करते जाएंगे तो मुझे लगता है कि जिसको हम लोग सफल कह रहे हैं उसको मैं कह रहा हूं कि सुफल वो अपने आप आएगा। बच्चों में ये भावना जागृत करने की आवश्यकता है। और मुझे 40-45 मिनट कृपाशंकर जी ने कहे थे, 40 मिनट तो हो गए हैं, लेकिन 5 मिनट देर से आरंभ किया था तो 5 मिनट और बोलूंगा। ऐसे समय मांग लेने में मैं, है ना, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, है ना। तो आप देखिए कि जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए? एक हुनर ही तो चाहिए, एक हुनर पर्याप्त है। बच्चों में ऐसा कौन सा हुनर है उसको खोजिए कि क्या करना चाहते हैं। उनको भौतिकवादी सोच की तरफ मत जाने दीजिए। मोबाइल के अनावश्यक प्रयोग से भी स्ट्रेस बढ़ता है, कि जिसकी यही हाथों में देखिए मोबाइल है। ये सारे साधन है, बच्चों को बताने की आवश्यकता है। इसमें धन भी खपता है, मन भी खपता है, तन भी खपता है। अब जब तन बोल रहा हूं तो आंखों से लीजिए कि आपकी आंखें खप जाती हैं। रात में जग कर मोबाइल देख रहे हैं बच्चे, तो रात में आप जग रहे हैं तो तन पर तो परिणाम होगा ही। इसलिए बच्चों में, कबीर जिसको कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो आज अब कर, तो बच्चों में एक अनुशासन तो ये डालिए कि ये जो सारे उपकरण हैं ये केवल काम के लिए है, ये खेल की चीजें नहीं है। और दूसरा कि एक डिसिप्लिन हो, पंक्चुअलिटी हो, कि उस काम को जब करना है तब करना है। जल्दी सोइए, जल्दी जागिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए सुबह उठकर, वाग्देवी माता सरस्वती का आह्वान कीजिए, बुद्धि शक्ति का आह्वान कीजिए। हम मांगते क्या है? बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हम वो मांगे। क्यों होगा स्ट्रेस? मुझे लगता है कि ये कुछ बातें हैं, यदि इन बातों पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत साधारण रूप से, सामान्य रूप से इस स्ट्रेस वाले मोमेंट से हम लोग बाहर आ सकते हैं। एक छोटी सी बात, मैंने कहा था कि निजी अनुभव है, उन अनुभवों को आपके साथ रखूंगा। मेरे एक मित्र दिल्ली में रहते थे, 2006 दिल्ली जाना हुआ तो उनसे भेंट हुई। उनका छोटा सा कमरा था, उस कमरे में जी बिस्तर लगा हुआ था, बाकी सारी किताबें थी, समाचार पत्र थे। देखा तो पूरा कमरा जो है पुस्तकों से भरा हुआ है, समाचार पत्रों से भरा हुआ है। आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उस कमरे में छोटा सा गैस का चूल्हा था, वहीं खाते थे, वहीं पढ़ते थे, वह उनकी साधना स्थली थी। मैंने कहा कि सुना है बहुत कठिन होता है, कैसे होगा? उनकी सकारात्मकता को मैं आज भी प्रणाम करता हूं। कहा कि कैसे नहीं होगा, यह जो देख रहे हो ना, इससे बाहर का तो कुछ पूछेगा नहीं, जो भी पूछेगा इसी से पूछेगा, है ना। होना नहीं होना दूसरी बात है। तो मुझे लगता है कि वो बात बहुत रिमार्केबल थी, बहुत स्प्लेंडेड थी, उसे अपने चरित्र में उतारने की आवश्यकता है। निश्चय ही हमारा जीवन सार्थक होगा। फिर कहूं कि हमें सफलता के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सार्थकता की कामना करें तो मुझे लगता है कि इससे शांति भी आएगी, और जीवन में शांति होगी तो समृद्धि स्वयं कदम चुमेगी। सफल केवल भौतिक दृष्टि से हम लोग यदि देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से कोई बात पूरी हो पाती। ये बातें यदि हम बच्चों में, अभिभावक के नाते, या स्वयं बच्चे यदि सुन रहे हैं, इन बातों को यदि हम लोग ध्यान में रख लेते हैं तो बहुत सारी चीजें सहज हो जाएंगी, और सहज रूप में बच्चों का जीवन सार्थक हो जाएगा। तो हमें सार्थकता की ओर बच्चों को एक दृष्टि देने की आवश्यकता है। 45 मिनट पूरे हो चुके हैं। कृपाशंकर जी, ज्यादा बोल गया तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद डॉक्टर आनंद, बहुत ही शानदार तरीके से आपने विषय को रखा। सार्थक बने जीवन वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, सफलता की तरफ नहीं भागे, पोस्टर बैनर से बचें। और हम अभिभावकों को भी इसको यहाँ पर रखना आवश्यक इसलिए है
कि लगभग 18-19 राज्यों से जो 51 लोग जुड़े हुए हैं वो बाल कल्याण समिति या जुवेनाइल बोर्ड के सदस्य हैं, जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अलावा उस पूरे जिले में ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है उनकी भूमिका में भी है, उनके संरक्षक की भूमिका में भी है। तो हम सबको ये समझना बहुत आवश्यक है कि जामवंत की भूमिका निभानी है। बच्चों को कभी कभी जब उनमें आत्मविश्वास की कमी हो तो हमें अपने रोल को जामवंत में शिफ्ट कर लेना चाहिए, डायरेक्टर की भूमिका से हटके जामवंत की एक्टिंग में आ जाना चाहिए। मुझे लगता है छोटी छोटी बातें आपने बहुत अच्छे से कही। आत्मविश्वास और दृढ़ता, निश्चित रूप से आत्मविश्वास और दृढ़ता तभी आएगी जब आपके अंदर कुछ कंटेंट होगा। उसके लिए पूर्व पीठिका जो होती है, जो प्री प्लानिंग होती है, उसकी भी उतनी ही आवश्यकता है। सर, हम इस विषय को अगले सप्ताह फिर रखेंगे और कुछ ऐसे शिक्षकों को जोड़ेंगे कि एक स्मार्ट राइटिंग क्या होती है। मैं अभी पिछले दिनों विधि की परीक्षा LLB मैंने दिया है, मेरे साथ 2-3 लोग और थे। वो पूरे दिन पढ़ते रहते थे और मुझे समय नहीं मिलता था, पर मैं लिखता अच्छा था। तो एक स्मार्ट लेखन भी होता है। तो जैसे आप एक कॉपी को चेक करते हैं, निश्चित रूप से एक एग्जामिनर की भूमिका में जब आप रहते होंगे तो कॉपी में आप क्या क्या कंटेंट देखते हैं, अगर वो हम अपने बच्चों को बता पाए कि एक है जो सबको पता है लेकिन उसको लिखना कैसे है, इस पर हम कुछ चर्चा आपसे करेंगे, 1-2 और लोगों को जोड़ करके। क्योंकि अभी जो हवाएं हैं, ये खुशबू है जो परीक्षा की आ रही है, तो इन हवाओं से बच्चों को रूबरू कराना, वाकिफ कराना भी जिम्मेदारी है। और चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन लगातार इस विषयों को उठाता रहता है जिससे कि बच्चों का हित होता रहे। तो हम अगले सप्ताह इसमें से किसी विषय पर लेकर चलेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं। एक प्रश्न है, मैं भी लिख रहा हूँ, डॉक्टर आनंद पाटिल भी लिख रहे हैं, डॉक्टर अजय खेमरिया भी लिख रहे हैं और डॉक्टर दीक्षित भी लिख रहे हैं, पर मुझे ज्यादा नंबर मिल रहा है या डॉक्टर दीक्षित टॉप कर रहे हैं। तो जब आप एक विद्यार्थी की कॉपी चेक करते हैं तो एक टीचर के नाते आप क्या कंटेंट देखते हैं कि ये 2 चीजें होती उसके अंदर तो बेहतर होता। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत अच्छे से आपने बात रखा और जैसा कि हमारी परंपरा है, अब हम आपका आभार प्रदर्शन के लिए, आभार ज्ञापित करने के लिए डॉक्टर अजय खेमरिया की तरफ चलते हैं। उसके बाद इस सत्र को ओपन करेंगे, आपसे प्रश्न उत्तर लेंगे। डॉक्टर अजय खेमरिया। जी धन्यवाद चौबे साहब, और धन्यवाद देना है मुझे डॉक्टर आनंद पाटिल का, जो हमारे आभासी संपर्कों से ऐसे मित्र बने जो मुझे लगता है प्रत्यक्ष मित्रता से भी ज्यादा प्रगाढ़ है। और मुझे बताने में बड़ा अच्छा भी लगता है, ये एक व्यक्ति जो गांव से निकला, महाराष्ट्र के और तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां हिंदी पर बात करना आज भी मुझे लगता है सरल नहीं है, वहां एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पाटिल न केवल हिंदी बल्कि भारतीय स्व के भाव को एक तरीके से उस इलाके में पूरे वो अधिष्ठाता हैं, स्व के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों में एक हैं। वो संस्कृति के लिए भी काफी कुछ संघर्ष वहाँ कर रहे हैं और आज इस पटल पर उन्हें जोड़कर मुझे भी अच्छा लगा। और मैं डॉक्टर चौबे आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अनुमति दी कि डॉक्टर आनंद पाटिल को हम लोग सुन सकें। और मैं पुनः डॉक्टर पाटिल आपको आभार व्यक्त करता हूँ इस विश्वास के साथ कि जो डॉक्टर चौबे ने अभी जो बात रखी है वो मुझे लगता है बड़ी उपयोगी है, और उस पर आप और आप जैसे 1-2 और एक्सपर्ट पैनल के साथ हमारे बच्चों का और देश भर की बाल कल्याण समिति JJB बोर्ड्स के मेंबर्स का मार्गदर्शन करेंगे। आपका पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब सत्र खुला है, जिसको भी प्रश्न करना है हैंड रेज कर सकते हैं। एज यूजुअल डॉक्टर लक्ष्मण साहब ने सबसे पहले हैंड रेज किया है, वरिष्ठ हैं और त्रिपुरा से हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, अपना प्रश्न रखें जी। डॉक्टर लक्ष्मण। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम से पहले जो लिखा है डॉक्टर आनंद, आपने सारे सेशन में तो आनंद दिया ना, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद है। जहाँ से आप जहाँ से शुरू किया, आपका लाइफ का अंतिम में आज जो मिल रहा है सबको CCF का माध्यम से, मैं कृपा शंकर जी को, डॉक्टर खमरिया जी को, डॉक्टर राघवन जी को नमस्कार नमन कर रहा है। ये मेरा तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए। ये एक बात मैंने आपको जस्ट आई लाइक टू ड्रॉ योर attention on the point. Actually, I told just before the starting session, particularly the disabled child, those who are no some single parent, no earning father, so they're getting much more stress from their family aspect.
So how can, so if we complement that stress by providing some facilities from the government side, from the examination rules regulation side, how we can mitigate that stress? How can I minimize the stress of particularly the disabled students? I think if we guide them properly and provide them the instruments that we need, nowadays many electronic instruments are there, scribes are there. They have to just patch up with the scribes also. So electronic equipments and learning devices, like those who are disabled, for them special learning devices are also there. So through which the stress which they are building up due to lack of content, that is the main issue they are facing. So the lack of content which is building up the stress can be released very easy with the use of electronic devices. The devices which have already nowadays many, this podcast is also there, even that can also be provided. And in the ambience, if we take exam ambience, we have to just look at their facilities, whatever the facilities provided there, whether the proper facility has been provided or not. So we have to just ensure as a social worker that the exam, the department or hall where the examination is happening, whether all the facilities are provided or not. Majority of the kids, differently abled kids, they face difficulty because of these two things, I guess. If we look at these two things, I think the factor of stress can be resolved. थैंक यू सर। और किसी का कुछ प्रश्न है हम ले सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। तो मुझे लगता है किसी को कोई स्ट्रेस नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही जी। अंजलिना दास जी ने हैंड रेज किया, अपनी बात करें, दमोह से आ जी। अंजलिना जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते मैम। सर एक्चुअली आजकल बच्चे खुद ही अपना आगे का फ्यूचर, कई बच्चे खुद ही डिसाइड करते कि मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या